Hello friends and welcome back to my YouTube channel Excellence Academy Zone. I hope you all are doing well. And today we are going to study 14 principles of management given by Henry Fayol. तो ये हेनरी फयोल जो थे वो एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे. ठीक है, ये एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनको हम मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर भी कहते हैं. इन्होंने 1916 में अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और उस बुक के अंदर इन्होंने अपने इन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी. अकॉर्डिंग टू हिम, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फॉलो दीज 14 प्रिंसिपल्स. ठीक है, ये रूल्स हैं कुछ या लॉज हैं जिनको हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा अगर उन्हें सक्सेस होना है तो. ठीक, अगर उन्होंने ये रूल्स या ये लॉज या ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए, अवॉइड किए, तो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं. तो आइए देख लेते हैं कि ये 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इनको सीक्वेंस में याद करना ज़रूरी है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. इनको सीक्वेंस में याद करना नेसेसरी नहीं है. बस ये है कि आपको ये 14 प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए कि कौन कौन से हैं. ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल आता है इनका डिवीजन ऑफ वर्क. सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड आता है डिसिप्लिन. फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड. फिफ्थ वन is unity of direction. Sixth, subordination of individual interest with general interest. Seventh, remuneration of persons. Eighth, centralization and decentralization. Order, equity, stability of tenure of personal, initiative, esprit de corps, scalar chain. ठीक है, अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इसमें से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे. तो अगर आपको अपने 3 या 4 नंबर पक्के करने हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देख कर जाए. सबसे पहले हम देख लेते हैं डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है? तो मतलब वर्क को डिवाइड करना. तो हमारा कोई भी काम है, हमने उसको डिवाइड कर दिया तो वो डिवीजन ऑफ वर्क में आता है. तो मतलब अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, इन्होंने कहा कि आप काम को डिवाइड कर दो कुछ हिस्सों में. ठीक है, जिससे कि हर काम जो है वो अच्छी तरह से हो सके. तो डिवाइडिंग फुल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमंग इंडिविजुअल एंड क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जिससे कि हमारे अलग अलग लोग इसमें वर्क कर रहे हैं और सब साथ मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं. डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. इसके अंदर मतलब हर डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहा होगा वो उस डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज्ड होगा. एंड स्पेशलाइजेशन हेल्प्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी. और जब कोई इंसान किसी काम में माहिर होता है तो उससे एफिशिएंसी तो आती ही आती है. ठीक है, तो मतलब हमें हमारे काम को जो ना डिवाइड कर देना चाहिए कुछ हिस्सों में. जैसे कि सपोज क्लास में हमें एक प्रोजेक्ट मिला तो हमने उस प्रोजेक्ट को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि लाइक सामान कुछ स्टूडेंट्स लाने वाले हैं, कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे लिए सामान लेकर आएंगे, कुछ स्टूडेंट्स हमारे लिए हमारा वर्क प्रिपेयर करेंगे, कुछ क्राफ्ट का देखेंगे, कुछ प्रेजेंटेशन को देखेंगे. तो ये सब चीज़ें जब हमने डिवाइड कर दी तो हमारा जो फाइनल गोल है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसी तरह से जो हमारा फाइनल गोल है वो अच्छी तरह से अचीव हो सकेगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब ताकत एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी. ठीक है, तो मतलब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी भी. तो अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितनी आपने किसी को ताकत दी है उतनी ही जिम्मेदारी भी दो.
ठीक है, अगर ताकत ज्यादा है, जिम्मेदारी कम है, तो भी इम्बैलेंस की सिचुएशन आ जाएगी, जो कि गलत है। इफ द अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी देन चांसेस आर दैट अ मैनेजर में मिसयूजेस। ठीक है, तो मतलब मैनेजर जो है अपने अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है अगर उसके पास अथॉरिटी ज्यादा दे दिया अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन अथॉरिटी, और अगर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाएगी ताकत से, देन ही मे फील फ्रस्ट्रेटेड, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मुझे ही सब कुछ क्यों करना है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। तो हमेशा बैलेंस सिचुएशन लेकर के चलनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो आपको सबको पता होगा, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसिप्लिन मीन्स रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी हमारे जो भी डिसिप्लिन बनाए हुए हैं, हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना है। डिसिप्लिन में भी सेल्फ डिसिप्लिन, या तो इंसान खुद से डिसिप्लिन हो सकता है, और इट में बी फोर्स डिसिप्लिन, या कोई उसको जबरदस्ती कह सकता है। क्लास में या तो आप खुद से चुप बैठ सकते हो, या क्लास में जो आपके टीचर है, मॉनिटर है, वो आपको डरा के धमका करके भी आपको चुप बैठा सकता है, तो वो दोनों ही कंडीशन में डिसिप्लिन हो जाएगा। द वर्क मस्ट रिस्पेक्ट द रूल्स दैट रन द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका काम है उसको भी आपको रिस्पेक्ट करनी है, प्लस आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को भी रिस्पेक्ट करना है। टू एस्टैब्लिश डिसिप्लिन, गुड सुपरविजन एंड इम्पार्शियल जजमेंट आर नीडेड। तो इसी के लिए आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा, गुड सुपरविजन भी मेंटेन करना पड़ेगा, इम्पार्शियल जजमेंट भी। ठीक है, तो ये सबकी जरूरत पड़ती है। पार्शियल जजमेंट होगा तो लोग काम करने पसंद नहीं करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, या इसको यूनिटी ऑफ ऑर्डर भी कह सकते हैं हम। तो मतलब क्या है कि एक ही आदमी हो हमें ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, कोई एक ही आदमी होगा जो कि हमें ऑर्डर देगा, हम सबकी नहीं सुनेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अ सबऑर्डिनेट दैट इज एम्प्लॉयज मस्ट हैव एंड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन एंड ओनली वन सुपरवाइजर दैट इज बॉस और द मैनेजर। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ एक की सुनेगा, या तो सुपरवाइजर की, मतलब या कह सकते हैं हम सुपरवाइजर या बॉस की, या फिर मैनेजर की। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर, और इसको अपनी रिपोर्ट भी किसको देनी है, एक सुपीरियर को ही देनी होगी। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग डुअल सबऑर्डिनेशन। तो इससे क्या होगा, डुअल सबऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, मतलब उसको उससे प्रिवेंट करेगा, आपको बचाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि भाई स्कूल में क्या होता है, हम ग्राउंड में मजे से जा रहे थे, हमारी सामने से आती है इंग्लिश वाली मैम आकर के कहती हैं कि इधर आओ बेटा, और ये जरा स्टाफ रूम में रख के आओ, अपनी बुक्स दे करके बोलती है कि जाओ ये स्टाफ रूम में रख के आओ। तो आप जाने लगे। ठीक है, आप आगे जा ही रहे थे स्टाफ रूम की तरफ, तो वहां आपको मैथ्स वाले सर मिल गए। अब मैथ्स वाले सर कहते हैं ऐसा है, सब काम बाद में, पहले तुम वहां जाकर स्टाफ रूम से ऑफिस से जाकर के मेरे लिए कुछ सामान ला कर दो। ठीक है, तो अब आपको ऑर्डर देने वाले दो लोग हो गए, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगी, किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं। ठीक है, तो हमें ऑर्डर देने वाला जो होगा ऑर्गेनाइजेशन में वो सिर्फ कौन होगा, एक इंसान होगा, या तो वो बॉस होगा, या सुपरवाइजर होगा, या मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है, वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप, यानी एक हेड होगा हमारा और एक ही प्लान होगा सब ग्रुप के लिए ऑफ एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हम सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं, ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, और एक हमें लीड करने वाला होता है कोई, और वो अल्टीमेट काम क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो सभी लोग उसमें उसी तरफ काम कर रहे होते हैं, तो एक डायरेक्शन में काम करेंगे सब लोग, और वन यूनिट मीन्स वन गोल। तो हमारा एक यूनिट मतलब वन यूनिट इज इक्वल टू वन गोल। ठीक है,
All activities which have the same objective must be directed by one manager. सारी activities जो कुछ भी होने वाली हैं उनको कौन डायरेक्ट करेगा? एक मैनेजर डायरेक्ट करेगा. एंड ही मस्ट यूज वन प्लान, और वो भी सिर्फ एक प्लान को ही यूज करेगा. ऐसा नहीं है कि आज कुछ प्लान है तो कल को कुछ और हो जाए, परसों को कुछ और हो जाए. उससे कुछ नहीं होगा, एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जॉब छोड़ देंगे या आपका काम अच्छे से नहीं होगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं. क्या है इसमें कि एक इंसान होगा जो आपको लीड कर रहा होगा और ये सब आपको लेकर के जाएगा सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ. ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद द जनरल इंटरेस्ट. यानी कि जैसे क्रिकेट के मैच में होता है ना कि भाई आपके जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं वो अपना काम भी कर रहे हैं, ठीक है, और सबका काम क्या है? टीम को जिताना. ठीक है, तो इंडियन टीम में जितने भी क्रिकेटर्स हैं या हर टीम में जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो अपना इंडिविजुअल भी खेल रहे हैं और सबका साथ में काम भी क्या है? टीम को जिताना. तो द इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस. तो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आपको कम इंपॉर्टेंस देनी है, while द जनरल इंटरेस्ट शुड बी गिवन द मोस्ट इंपॉर्टेंस. तो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? हमारे जनरल इंटरेस्ट को देनी है. नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, रिम्यूनरेशन. रिम्यूनरेशन कुछ नहीं है, आपका सैलरी है. ठीक है, काम करते हैं हम, आपको सैलरी मिलती है किसी भी काम की, तो वो है. तो रिम्यूनरेशन इज द प्राइस फॉर सर्विसेज रिसीव्ड, यानी जो भी आपको सर्विस रिसीव हुई है उसका प्राइस है. पे शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड द फर्म. तो पे जितना भी आप एम्प्लॉयज को अपने सैलरी दे रहे हो वो फेयर हो. ठीक है, आपने ऐसा ना हो कि आपने उनसे काम तो 10 घंटे का करवाया है लेकिन आप उनको सैलरी सिर्फ 5 घंटे की दे रहे हो. ठीक है, या फिर आपने जब इंटरव्यू के टाइम पे आपसे कोई कहने वाला हुआ कि भाई मैं 10,000 में काम करूंगा आपके यहाँ पे, आपने उसको कहा कि नहीं मैं 10 नहीं, मैं आपको 8,000 रुपए दूंगा पर मंथ. तो क्या वो उतनी खुशी से काम करेगा? नहीं. लेकिन अगर आप उसको 10 दे दोगे तो वो अच्छे से काम करेगा. ठीक है, तो बोथ पे शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड द फर्म. फर्म के लिए भी और आपके एम्प्लॉय के लिए भी, दोनों के लिए फेयर हो जो भी रिम्यूनरेशन हो. इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स एफिशिएंट एम्प्लॉयज, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एम्प्लॉयज चाहता है जो कि कम टाइम पे कॉस्ट ज्यादा, मतलब ज्यादा अच्छा काम कर दे, तो एम्प्लॉयज एंड बेस्ट परफॉर्मेंस, और चाहता है कि वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से काम करे, देन इट शुड हैव गुड रेम्यूनरेशन पॉलिसी. तो उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? अच्छी रेम्यूनरेशन वाली पॉलिसी होनी चाहिए. यानी कि जहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी इंसान वहीं जाएगा, और जहाँ अच्छी सैलरी मिलती है तो इंसान खुश होकर के काम करता है, दिल लगा के काम करेगा. ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यानी हमने क्या किया, सारी चीजों को इकट्ठा किया और एक तरफ ले आए, तो ये क्या था? ये सेंट्रलाइजेशन है. और डिसेंट्रलाइजेशन होता है हमने इकट्ठी किसी चीज को अलग अलग कर दिया, तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी पावर टेकिंग जो भी होगी, डिसीजन टेकिंग पावर, वो सिर्फ सेंट्रलाइज्ड ही हो, मतलब कि कुछ ही लोगों के पास में हो. और ऐसा भी नहीं है कि सारी आपने डिसेंट्रलाइज कर दी तो अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी करता फिर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एक बैलेंस सिचुएशन होनी चाहिए बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, द राइट मैन इन द राइट प्लेस. ठीक है, हर काम के लिए एक जगह और हर जगह के लिए, हर काम के लिए एक जगह और उसमें सही बंदा सही जगह पर होना ही आपका ऑर्डर कहलाता है. ठीक, मम्मी कहती है ना अलमीरा ठीक से लगा लो जल्दी जल्दी से, वरना फिर कभी बाहर जाने के कपड़े अलग रख दो और घर में पहनने वाले कपड़े अलग रख दो, तो फिर अलमीरा खराब नहीं होगी, और आपको सारी चीजें ऑर्डर से रख दो. ठीक है, तो वो मतलब क्या होता है? मतलब सीक्वेंस में रख दो कि भाई डेली बेस के कपड़े आगे रख दिए, बहुत मतलब कहीं शादी वगैरह में जाने वाले कपड़े पीछे रख दिए. तो मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्डर सीक्वेंस में आपने कर दिया, एवरीथिंग एट अ राइट प्लेस इन द राइट ऑर्डर. ठीक है, There should be an order for material things and people in the organization. तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज जो है वो अपने एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर
प्लेस पे होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ऑर्डर फॉर थिंग्स इज कॉल्ड मटीरियल ऑर्डर। जैसे हम किसी भी सामान के ऑर्डर को कहेंगे तो उसको मटीरियल ऑर्डर कह देंगे, और अगर हम लोगों के ऑर्डर की बात कहेंगे तो हम उसको सोशल ऑर्डर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विटी। तो इक्विटी तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी इज while dealing with the employees, a manager should use kindliness and justice towards employees equally। यानी हमें हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट देनी है, हर किसी के साथ काइंड बिहेवियर रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बायस बिहेवियर कर रहे हैं, किसी के साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस। तो इक्विटी एक कॉम्बिनेशन होता है हमारे काइंडनेस का और हमारी जस्टिस का। इट क्रिएट्स लॉयलिटी एंड डिवोशन इन द एम्प्लॉयज। तो इससे क्या होगा, अगर आपके एम्प्लॉयज आप उनके साथ में अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, उनको आप उन्हें मतलब इक्वली ट्रीट कर रहे हो, तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके लिए लॉयल हो जाएंगे। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लॉयल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 11th वन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। An employee needs time to learn his job and to become efficient। तो मतलब क्या है, एम्प्लॉयज को टाइम दो। ठीक है, उनको थोड़ा रुकने का टाइम दो, रुकने का मौका दो। तो हर एम्प्लॉय को मतलब हर कोई सीख कर नहीं आता अपने घर से, तो जब वो आता है किसी एक नई जॉब के ऊपर तो उसको थोड़ा बहुत टाइम भी लगेगा समझने में जॉब को अपनी, और एफिशिएंट होने में भी उसको टाइम लगेगा। तो वो टाइम ऑर्गेनाइजेशन को उसे देना चाहिए। द एम्प्लॉय शुड हैव जॉब सिक्योरिटी बिकॉज इंस्टेबिलिटी लीड्स टू इनएफिशिएंसी। आप ऐसा नहीं है कि अभी आपने 15 दिन काम करवाया और उसको फिर जॉब से निकाल दिया, उससे क्या होगा, वो बेचारा भी जॉब से चला जाएगा, फिर नेक्स्ट जगह पे जहाँ पे जाएगा फिर वहां से उसको किसी ने निकाल दिया, तो स्टेबिलिटी नहीं है उसकी जॉब के अंदर। तो आपको स्टेबिलिटी देनी है उनकी जॉब में ताकि उससे क्या आ सके, इन मतलब वो एफिशिएंसी आ सके उनके वर्क के अंदर। सक्सेसफुल फर्म यूजुअली हैड अ स्टेबल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। जो बड़े बड़े सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फर्म्स होते हैं, तो उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो स्टेबल ग्रुप होते हैं। मतलब आप देखो ना तो वो बहुत पुराने पुराने एम्प्लॉयज होते हैं उनके, तो वो इसीलिए तो होते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें रख रखा हुआ है इतने सालों से, तो उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो गई। अब वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझ गए हैं, अपने काम को अच्छे से समझ गए हैं, तो काम भी अच्छे से हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से रन कर रही है, वहीं आपके एम्प्लॉयज की भी स्टेबिलिटी बनी हुई है जॉब की। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, इनिशिएटिव। Without limit of authority and discipline, all levels of staff should be encouraged to show initiative। ठीक है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को कहा कि आप कोई भी हमें आइडिया दे सकते हैं, ठीक है, तो ये इनिशिएटिव हो गया कि आपने सबको इक्वली कहा कि भाई कोई भी आइडिया दे सकता है और आप उसके आइडिया को एनकरेज भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बस सुना और छोड़ दिया। मैनेजमेंट शुड एनकरेज इनिशिएटिव। तो मैनेजमेंट को इनिशिएटिव को एनकरेज भी करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है? द चेन ऑफ कमांड समटाइम्स कॉल्ड द स्केलर चेन। मतलब कि सबको साथ लेकर के चलना है, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब चेन ऑफ कमांड के अंदर आती है। ठीक है, तो मतलब क्या है स्केलर चेन के अंदर कि आपका जैसे एक हायरार्की होती है ना, तो मतलब कि आपने कोई भी चीज थी तो वो ऐसे होगी, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, यानी आपको कोई भी अपनी बात पहुंचानी थी टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो आपने मतलब अपने डायरेक्ट पहुंचा दी। इट आइडेंटिफाइज द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो इसने क्या दिखाया आपको? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप दिखा दिया एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एस्पिरिट डे कॉर्प्स। एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब होता है हमारा टीम स्पिरिट, यानी हम सब साथ मिलकर के काम करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। देयरफॉर द मैनेजमेंट शुड क्रिएट यूनिटी। एकता बनी रहनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
कॉपरेशन एंड टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉयज। आपके एम्प्लॉयज के अंदर यूनिटी हो और कॉपरेशन की भावना हो, टीम स्पिरिट की भावना हो, तो तभी सब मिल करके काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। ठीक है, तो टीम वर्क होगा। ठीक है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। ये तो सिंपल सी बात है। आपका ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रो करेगा? जब आप टीम वर्क के साथ काम करोगे। अलग अलग काम करोगे तो टीम वर्क होगा ही नहीं। इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथ होती है, इट इज अ क्वालिटी इन एवरी सक्सेसफुल बिजनेस। तो यही एक अच्छी क्वालिटी होती है एक सक्सेसफुल बिजनेस की, कि वो सब यूनिटी के साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।